सब। आज का हमारा टॉपिक है डेटा सिस्टम। पिछली क्लास में हम लोगों ने ब्रांच अकाउंटिंग की थी, जिसमें हम लोगों ने ब्रांच क्या है, ब्रांच कितने टाइप्स के होते हैं, जिसमें मेन दो थे, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ब्रांच, और उसके बाद हमने उसके डिफरेंसेस को किया था। ब्रांच की जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं तो उसके तीन सिस्टम होते हैं, डेटा सिस्टम, स्टॉक डेटा सिस्टम एंड फाइनल अकाउंट सिस्टम। तो जो पहला सिस्टम था डेटा सिस्टम, आज हम उसी को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। डेटा सिस्टम, जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, यहाँ पे जितनी भी ब्रांचेस हैं वो हेड ऑफिस के लिए एक तरह से डेटा का काम करेगी। हेड ऑफिस ब्रांच को अपने गुड्स सप्लाई करता है, एसेट्स देता है इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, एंड ब्रांच को कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है कि वो हमारा माल ऐसे ऐसे बेचे with the given instructions, and at the end ब्रांच की ड्यूटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जितना भी कैश कलेक्ट हुआ है वो हेड ऑफिस को रिटर्न करे, रेमिटेंस जिसको हम बोलते हैं। साथ में वो अपने एसेट्स का बैलेंस बताता है कि हमारे पास इतने एसेट्स बचे हैं। इस सिस्टम को हम डेटा सिस्टम बोलते हैं। डेटा सिस्टम का सिंपल सा मतलब है, अंडर दिस सिस्टम द हेड ऑफिस प्रिपेयर सेपरेट अकाउंट फॉर ईच ब्रांच बेसिस ऑफ इट्स लोकेशन। सिंपल सा मतलब, जहां जहां पे हमारी ब्रांचेस होंगी, जिन जिन लोकेशन पे ब्रांच होगी, उन सब के लिए हम क्या खोलेंगे, एक सेपरेट अकाउंट। मैंने आगरा में कोई ब्रांच खोली, उसका अलग अकाउंट बनाऊंगा। पटना में कोई ब्रांच खोली, उसका अलग अकाउंट बनाऊंगा। गोवा में ब्रांच खोली, उसका अलग अकाउंट बनाऊंगा। सिंपल, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं मेरी एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, जिसका हेड ऑफिस दिल्ली में है। कभी भी ब्रांच को करने के लिए ना एक हेड ऑफिस का होना बहुत जरूरी है। जब तक हेड ऑफिस नहीं होगा वो अपनी बाकी ब्रांचेस को कोऑर्डिनेट नहीं कर सकता, कंट्रोल नहीं कर सकता। तो अब यहां से समझते हैं, ये हेड ऑफिस है जो कि दिल्ली में है। बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए हमने क्या खोला, ब्रांच, जो कि लेट से आगरा में है। अब क्या ब्रांच डायरेक्टली परचेज और सेल कर सकता है? नहीं, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे, डिपेंडेंट ब्रांच। आपको बताया था पिछली क्लास में, तो डिपेंडेंट ब्रांच है, ये वही माल बेचेगा जो हेड ऑफिस इसको सप्लाई करेगा। इसलिए ब्रांचेस को सारे एसेट्स कौन देगा, हेड ऑफिस। सारे गुड्स कौन सप्लाई करेगा, हेड ऑफिस। इनफैक्ट जितने भी एक्सपेंसेस ब्रांच के होंगे वो भी कौन पे करेगा, हेड ऑफिस। इसलिए ब्रांच हेड ऑफिस का एक डेटर बन जाता है, एक डेटर वाला रिलेशन स्टैब्लिश हो जाता है। जितने भी पैसे, जितना भी खर्चा हेड ऑफिस ब्रांच पे कर रहा है, उसकी अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी, ब्रांच की। अब ये ब्रांच की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितना भी सामान उसके पास आया वो उसका प्रॉपर यूज करे, उसको सेल करे, और जो भी कैश रिसीव हो रहा है वो रेमिटेंस करे, किसको, हेड ऑफिस को। देखो ब्रांच आगे क्या काम करता है, हेड ऑफिस को कोई मतलब नहीं। कैसे, आप समझो, जब मैं किसी को सेल करता हूं, लेट से मैंने ये मार्कर मिस्टर ए को बेचा, मिस्टर ए मुझे इसके बदले में क्या देगा, पैसा देगा। अब मिस्टर ए इस मार्कर को खाएगा तो नहीं, मार्कर है, ठीक है, फेंक दे, जला दे, किसी और को दे दे, क्या मुझे उससे कोई मतलब है, नहीं। मैंने मार्कर किसको दिया, मिस्टर ए को, तो मैं पैसा भी किससे लूंगा, मिस्टर ए से। सिंपल। हेड ऑफिस अपना माल किसको दे रही है, ब्रांच को। एसेट्स किसको दे रही है, ब्रांच को, तो वो कैश भी किससे लेगी, ब्रांच से। ब्रांच आगे उस माल को बांटती है, सेल करती है या फिर लॉस कर देती है, उनसे कोई मतलब नहीं। ब्रांच अकाउंटेबल किसके लिए होती है, हमेशा हेड ऑफिस को। इसीलिए चूंकि ब्रांच हेड ऑफिस के डेटर के रूप में यहाँ पे काम करती है, इस सिस्टम को हम डेटर सिस्टम बोलते हैं। काफी सिंपल सिस्टम होगा, इसमें हमें सिर्फ एक अकाउंट बनाना है। आते हैं उसके फॉर्मेट में। तो चलिए आइए शुरू करते हैं अपना ब्रांच अकाउंट। जैसे कि डेटर सिस्टम में आपको पता है, हेड ऑफिस के लिए ब्रांच एक डेटर की तरह काम करता है। इसलिए हेड ऑफिस ब्रांच को जो भी माल देगा, जो भी एसेट्स देगा, उनको हम डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं। और ब्रांच जब भी कैश भेजता है, या मान लो कुछ एसेट्स का क्लोजिंग बैलेंस होता है जिससे उसकी अकाउंटेबिलिटी कम हो रही है, वो सारी चीजें क्रेडिट में आएंगी। सर समझ नहीं आया, एक बार डिटेल में बताइए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्रांच को फंक्शन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए किस किस चीजों की जरूरत है, स्टॉक, डेटा, थोड़ा बहुत कैश और फर्नीचर, और भी एसेट्स हो सकते हैं, मान लो मशीन चाहिए हो, तो ये सारी चीजें उनको कौन अवेलेबल करवाता है स्टार्टिंग में, ऑब्वियसली हेड ऑफिस। इसलिए ये कहां पे आ गई, डेबिट में, क्योंकि ब्रांच की अकाउंटेबिलिटी इससे क्या हो रही है, बढ़ रही है। ब्रांच कहीं ना कहीं डेटर बन रहा है हेड ऑफिस का, कोई डाउट। सिमिलरली जब कोई लायबिलिटी अगर देता है हेड ऑफिस,
मान लो भाई हमेशा एसेट्स नहीं मिलेंगे ना, हो सकता है हेड ऑफिस की कुछ लायबिलिटी भी मिल जाए, तो इससे ब्रांच की अकाउंटेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डेटर कम हो जाएंगे, क्रेडिट। सिंपल, समझ में आया पहला स्टेप। जब भी एसेट्स हो उसके ओपनिंग बैलेंस को कहां डालेंगे, डेबिट में, लायबिलिटीज के ओपनिंग बैलेंस को कहां डालेंगे, क्रेडिट में। पहला पार्ट तो यहीं तक है, क्लियर हो गया। अब इसके बाद शुरू करते हैं। अब सिर्फ एसेट से तो ब्रांच काम कर नहीं सकता, उनको बेचने के लिए क्या चाहिए होगा, माल। माल भी कौन सप्लाई करेगा, आपको पता है हेड ऑफिस डिपेंडेंट ब्रांच है क्योंकि। तो अगली आइटम हमारे पास है गुड्स सेंड टू ब्रांच। ब्रांच को जो माल भेजेगा वो कौन भेजेगा, हेड ऑफिस। फिर से मुझे बताओ बच्चे, ब्रांच एज अ डेटर बढ़ गया या कम हो गया, बढ़ गया, इसलिए इसको भी हमने कहा रिकॉर्ड किया है, डेबिट में। आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया ब्रांच हमारे किसकी तरह काम करता है, डेटर की तरह। और जिन जिन चीजों से डेटर बढ़ रहा है आप देखो वो चीजें कहां आ रही हैं, डेबिट में आ रही हैं। अब मान लो मैंने अपने ब्रांच को 1 लाख का माल बेचा, क्या वो सारा माल सही हो, ये जरूरी है, हो सकता है 10,000 का माल डिफेक्टिव निकल जाए। अब क्या करेगा ब्रांच, उसको अपने पास रखेगा, नहीं सर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नहीं, वो डिफेक्टिव माल को इमीडिएटली क्या कर देगा, वापस भेज देगा। किसको वापस भेजेगा, हेड ऑफिस को। तो उस 10,000 से ब्रांच की अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी, ये बताइए बच्चे, कम होगी, सिंपल, ठीक है। तो यहां पे आप देखो क्या लिखा है, गुड्स सेंड टू ब्रांच, ब्रैकेट में रिटर्न, ये ध्यान रखना, रिटर्न हमेशा ब्रैकेट में आएगा, नाम आपको सेम लिखना है, जो नाम यहां लिखा था गुड्स सेंड टू ब्रांच वही नाम रिपीट होगा। नाम सेम क्यों आया, इसके पीछे भी डाउट है। मान लो मैंने 1 लाख का माल भेजा तो गुड्स सेंड टू ब्रांच डेबिट कितने से हुआ, 1 लाख। 10,000 का माल डिफेक्टिव था, वो वापस आ गया, तो उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो एक्चुअल में माल कितने का आया, 90,000 का, इसलिए नाम सेम लिख रहे हैं, ब्रैकेट में स्पेसिफाई कर दिया कि सर ये रिटर्न है, ये सेंट नहीं है, ये रिटर्न है, क्लियर। और चूंकि इससे ब्रांच की अकाउंटेबिलिटी कम हो जाती है इसलिए ये क्रेडिट साइड है। आया समझ में, गुड सेंट का भी फंडा क्लियर हो गया। अब अगर कोई एक्सपेंस हेड ऑफिस पे करता है ब्रांच के लिए तो वो भी हमारा कहां आएगा, डेबिट में। अब मान लो भाई कोई ब्रांच मैंने खोली, उसका रेंट मैं पे कर रहा हूं, उसके स्टाफ को सैलरी मैं पे कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं ये भी पैसा मैं किस पे इन्वेस्ट कर रहा हूं, ब्रांच पे। सबसे पहले देखो, मैंने ब्रांच को अपने कुछ एसेट्स दिए तब भी पैसा लगाया, मैंने माल भेजा तब भी मैंने पैसा लगाया, और अब मैं ब्रांच के खर्चे भी उठा रहा हूं तो भी मैं पैसा किस पे लगा रहा हूं, ब्रांच पे ना। तो इन तीनों ही आइटम से ब्रांच मेरा क्या बन रहा है, डेटर, उस पे मेरी अकाउंटेबिलिटी बढ़ती जा रही है। क्लियर हो रही है बात, इसलिए इन तीनों को हमने कहां डाला, डेबिट में। अब ब्रांच की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आते हैं। ब्रांच क्या करेगा, माल अपने पास रखेगा और जयराम जी की नहीं, ब्रांच को हमने क्यों अपॉइंट किया था, ताकि वो हमारे बिजनेस को फैलाए, क्लियर है, हमारा माल बेचे। तो जब वो माल बेचेगा पैसा क्या अपने पास रखेगा, नहीं, जब चीजें हमने दी हैं तो पैसा लेने का भी अधिकार किसका है, जी हमारा। तो वो हमें पैसा रेमिटेंस करेगा, वापस भेजेगा। पैसा उसके पास 2 तरीके से आता है, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट कैश से, सेकंड कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। क्या फर्क है इन दोनों में, कैश सेल तो सिंपल है, भैया मैंने माल बेचा, तूने बदले में पैसे दिए, चलिए तो हो गया। दूसरा, ब्रांच कई बार क्रेडिट पे भी सेल करता है। क्रेडिट सेल का मतलब, भैया मैंने उधार तो बेच दिया, पैसे कब आएंगे नहीं पता। अब मान लो किसी ब्रांच ने 1 लाख का माल बेचा, उसमें से सिर्फ 80,000 ही कलेक्ट हो पाया है, तो क्या वो हेड ऑफिस को 1 लाख भेज सकता है, नहीं, अपनी जेब से कैसे देगा। तो यहां पे 2 चीजें लेनी है, ध्यान रखिएगा, कैश से और कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। जितना पैसा डेटर से मिला है वो आपको लेना है, कोई डाउट। नेक्स्ट, लास्ट में हमारे पास एसेट्स का कुछ क्लोजिंग बैलेंस गिवन होगा, जैसे ओपनिंग बैलेंस है ना, तो अब ये तो है नहीं कि सारा फर्नीचर ब्रांच खत्म कर देगा, खा जाएगा, ये चीजें तो मेंटेन करने वाली होती हैं साल दर साल। अगर मान लो यहाँ मशीन होता तो क्या मशीन की वैल्यू 0 हो जाती, नहीं, वो भी कंटिन्यू करेगा। तो जितने भी क्लोजिंग बैलेंसेस होंगे एसेट्स के वो क्रेडिट में आ जाएंगे, एंड वाइस वर्सा जितने भी क्लोजिंग बैलेंस लायबिलिटी के होंगे वो डेबिट में आ जाएंगे, क्लियर। अब लास्ट स्टेप, हम क्या करेंगे, टोटलिंग करेंगे एंड कंपेयरिंग करेंगे। अगर हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा है, इनकम साइड ज्यादा है, और डेबिट में हमने पैसे क्या लगाए ब्रांच के ऊपर, कम, तो जो बैलेंस बचेगा उसे हम नाम क्या देंगे, प्रॉफिट। और किस नाम से दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर हो गई बात, कैसे आया ये, हमने ब्रांच में पैसे कम लगाए, डेबिट साइड ऑब्वियसली, और जो सेल है या जो एसेट्स हैं वो ज्यादा के हैं, यानी कि कहीं ना कहीं हमें इस ब्रांच पे क्या हुआ,
प्रॉफिट। तो ध्यान रखिएगा, जब भी डेबिट में कम होगा प्रॉफिट बोलेंगे, इन केस अगर क्रेडिट में शॉर्ट रहता है तो हम उसे लॉस बोलते हैं। आई होप आपको ब्रांच समझ में आया होगा। अगर किसी भी आइटम में इनकी पोस्टिंग में आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेमोरेंडम अकाउंट। क्या मतलब है मेमोरेंडम अकाउंट का, पहले ये समझते हैं। बेसिकली इन अकाउंट की कोई वैल्यू नहीं होती है, अगर आप न्यूमेरिकल की टर्म में जाएं तो इनकी जीरो वेटेज होती है। एक्चुअल में ये रफ अकाउंट होते हैं जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। जब भी आप ब्रांच अकाउंटिंग का कुछ क्वेश्चन करते हैं तो आपको कुछ फिगर्स गिवन होती है। अगर कोई फिगर मिसिंग है, गिवन नहीं है, तो उन्हें निकालने के लिए जिन अकाउंट्स को बनाया जाएगा उन्हें मेमोरेंडम अकाउंट्स बोलेंगे। क्लियर हो रही है बात? आपको जब भी ब्रांच अकाउंट का क्वेश्चन देखो तो आपको तीन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। सबसे पहली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपको क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना है और देखना है कि क्या सभी एसेट्स एंड लायबिलिटीज की ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बैलेंस गिवन है क्या। अगर कोई बैलेंस गिवन नहीं है तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, मेमोरेंडम अकाउंट, टू फाइंड आउट द बैलेंस ऑब्वियसली। सेकंड, गुड्स सेंट और रिटर्न टू ब्रांच, ये भी क्वेश्चन में गिवन होना जरूरी है। अगर गिवन ना हो तो हम क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं कर सकते। थर्ड, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। ध्यान रखना, डेटर का क्लोजिंग बैलेंस तो यहां आ गया, एसेट्स क्लोजिंग बैलेंस आप देख सकते हो। तो तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। अगर क्वेश्चन में ये गिवन है ये तीनों चीजें, तो आपको किसी भी तरह के मेमोरेंडम अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ध्यान रखना, मेमोरेंडम अकाउंट का मतलब रफ अकाउंट होता है। अकाउंट्स में इसकी कोई वेटेज नहीं होती, जीरो वैल्यू होती है। इनको सिर्फ इसलिए बनाया जाता है ताकि हम मिसिंग फिगर्स को फाइंड आउट कर सकें। तो अब हम कुछ मेमोरेंडम अकाउंट सीखने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला अकाउंट मेमोरेंडम डेटर अकाउंट है। चलिए शुरू करते हैं सीखना। फर्स्ट अकाउंट जो मैंने बताया आपको, मेमोरेंडम डेटर, ये हमेशा क्वेश्चन में पूछ ही लिया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। डेटर, ये ब्रांच के डेटर है, ध्यान रखना, ये हेड ऑफिस के डेटर नहीं है। हेड ऑफिस ने अपना माल किसको दिया था, ब्रांच को, तो हेड ऑफिस के लिए डेटर कौन होगा, ब्रांच। तो फिर ये डेटर किसके हैं, ये डेटर ब्रांच के हैं जिनको ब्रांच ने सेल की थी। कई बच्चे इसमें बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, डेटर सिस्टम का मतलब ब्रांच हेड ऑफिस का डेटर है, और ये डेटर किसके होंगे, ब्रांच के, जिनको ब्रांच ने अपना माल बेचा था। चलिए सबसे पहले यहां पे आएगा हमारा टू बैलेंस बीडी। ओपनिंग में कितने डेटर थे। अब डेटर हमारे कब बढ़ेंगे आप बताइए, जब हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो यहां पे मैं लिख देता हूं टू क्रेडिट सेल। ऑब्वियसली डेटर क्या हो जाएंगे, हमारे बढ़ जाएंगे। डेटर कम कब होंगे, देखते हैं, जब डेटर्स डूब जाते हैं, मतलब डेटर्स नहीं डूबते, डेटर को दिया हुआ पैसा डूब जाता है, जिसको हम बैड डेट्स कहते हैं। हमने मान लो किसी को पैसा दिया और वो अनट्रेसेबल है, वो हमें नहीं मिल रहा, तो हम बोलते हैं कि जी हमारा पैसा डूब गया, उसे हम क्या बोलते हैं, बैड डेट्स। और डेटर कम कब होंगे, जब रिटर्न कर दे वो अपना माल, इसको हम क्या बोलेंगे, सेल्स रिटर्न। और क्या आ सकता है क्रेडिट में, बाय डिस्काउंट अलाउड। कई बार हम अपने डेटर्स को क्या देते हैं, डिस्काउंट देते हैं, डेटर कम हो जाएंगे इससे। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये भी हमारा क्रेडिट में आएगा। नेक्स्ट, बाय कैश, ये वो कैश है जो हमें डेटर से मिलता है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। इससे भी डेटर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो ये क्रेडिट साइड में है आपके सामने। और लास्ट में हमारे पास क्या होगा, बाय बैलेंस सीडी। ध्यान रखिएगा, यहां पे डेटर्स बढ़ते कब है, कब बढ़ सकते हैं आप बताओ, जब हमारा बिल कोई डिसऑनर्ड हो जाए। आपने 11th क्लास में बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा होगा, तो जब हमारे कोई बिल डिसऑनर्ड होता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, डेटर में, तो डेटर हमारे बढ़ गए। बस ये तीन चीजें हैं, डेबिट में आएंगी। आपको इनको क्या करना है, टोटल करना है। ध्यान रहे, ये अकाउंट सिर्फ तब बनेगा जब कोई भी वैल्यू मिसिंग हो, और उनमें से भी सबसे मेन, या तो ओपनिंग बैलेंस मिसिंग हो, या क्लोजिंग बैलेंस मिसिंग हो, या फिर
कैश रिसीव फ्रॉम डेटर मिसिंग हो। इन 3 वैल्यूज के लिए ही हम इसको बनाएंगे। अगर किसी क्वेश्चन में ये तीनों वैल्यू गिवन है तो हमें इस अकाउंट को बनाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। दिमाग से निकाल दो इस बात को, क्योंकि इन तीनों वैल्यूज के बिना आप अपना मेन अकाउंट, ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर नहीं कर सकते। इसलिए अगर इन तीनों वैल्यू में से कोई एक मिसिंग होगा तो आपको पहले क्या बनाना पड़ेगा, मेमोरेंडम डेटर अकाउंट। कोई डाउट? नेक्स्ट टॉपिक हमारा, नोट कर लो अगर आपको नोट करना है अच्छे से। मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट। स्टॉक भी हमारा क्या है, एसेट्स है बच्चे। डेबिट में कब होगा, जब इंक्रीज होगा, और क्रेडिट कब होगा, जब डिक्रीज होगा। सिंपल। सबसे पहले यहां पे क्या आएगा, टू बैलेंस बीटी। एसेट का ओपनिंग बैलेंस हमेशा कहां आता है, डेबिट में, और क्लोजिंग बैलेंस हमेशा कहां आता है, क्रेडिट में। यहां तक कोई डाउट? अब मुझे बताओ स्टॉक कब बढ़ेंगे हमारे, जब गुड्स सेंट टू ब्रांच हो। ऑब्वियसली हेड ऑफिस ने हमें माल भेजा है तो हमारा स्टॉक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। स्टॉक कम कब होगा, उल्टा कर देंगे इसका, बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे बताओ, यस, रिटर्न। स्टॉक बढ़ा कब था, जब माल आया था। स्टॉक कम कब होगा, जब माल जाएगा। सिंपल। और स्टॉक कम कब हो सकता है, देखते हैं, जब हम सेल करें। तो सेल मैंने बताया था 2 तरह से होती है, कैश सेल भी हो सकता है और क्रेडिट सेल भी तो हो सकता है। दोनों ही सेल से हमारा स्टॉक क्या होगा, कम होगा। चाहे हमने कैश में बेचा हो या हमने उधार बेचा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टॉक कम बढ़ेगा जब सेल्स रिटर्न हो जाए। हमने माल मान लो बेचा था, वो माल क्या आ गया, वापस आ गया, तो वापस आएगा तो हमारा स्टॉक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सिमिलरली सेल करने से माल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके अलावा कुछ लॉसेस हो सकते हैं जिनको हम 2 कैटेगरी में डालते हैं, बाय नॉर्मल लॉस और बाय एबनॉर्मल लॉस। लॉसेस तो कई तरह के हो सकते हैं ना। माल मान लो हमारा सड़ गया, खराब हो गया, चोरी हो गया, आग लग गई, तो जो नॉर्मल नेचर के हैं, जो होते रहते हैं बिजनेस में, उनको हम नॉर्मल लॉसेस के नाम से डालेंगे। और जो एक्सीडेंटली हुए हैं, जिनको हम रोक सकते थे, कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकते थे, बट फिर भी हो गए, उनको हम एबनॉर्मल लॉस बोलेंगे। क्या कर देंगे इसको, टोटल। यहां पे भी ध्यान रखना, इस अकाउंट की जरूरत आपको डेटर सिस्टम में सिर्फ तब होगी जब ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस गिवन ना हो, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है। इसकी मेनली जरूरत तब होती है जब हम दूसरा मेथड करते हैं इसका, स्टॉक डेटर सिस्टम, जो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अगली वीडियो के लिए आपको हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करना है। जिसने भी इसकी थ्योरी को मिस किया है वो पिछले लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकता है। शुरू करते हैं हमारा आज का लास्ट टॉपिक। आप ध्यान रखना, जब भी हेड ऑफिस अपने ब्रांच को माल भेजता है तो वो 2 तरीके से भेजेगा, गुड्स सेंट टू ब्रांच। 2 तरीके कौन कौन से हैं? सबसे पहला तरीका है जी एट कॉस्ट। सिंपल, जितनी लागत थी हमने उतने पे ही भेजा है। दूसरा तरीका होता है हमारा एट इनवॉइस प्राइस, जिसको हम आईपी भी कहते हैं। इनवॉइस प्राइस का मतलब होता है आईपी इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मार्जिन, जिसको हम लोड अमाउंट भी बोलते हैं। ध्यान रखना, 2 तरीकों में डिफरेंस क्या है आपको पहले ये समझा देता हूं। अभी तक हमने जितना भी कंसेप्ट पढ़ा था बच्चे, वो सारा था गुड्स सेंट टू ब्रांच एट कॉस्ट। मतलब माल हमने जो भेजा है वो किस पे भेजा है, कॉस्ट पे। हम सिंपली जो मैंने तरीका आपको बताया उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर सकते हैं। चेंजेस कब आएगा, डिफिकल्टी कब बढ़ेगी, जब माल हमें किस पे भेजना हो, इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस का मतलब लिस्ट प्राइस होता है। हम इसमें क्या करते हैं, हेड ऑफिस अपने कॉस्ट में थोड़ा मार्जिन ऐड कर लेता है अपने प्रॉफिट का। लेट्स से मेरी किसी प्रोडक्ट को बनाने में कॉस्ट आई है 100 रुपए,
और मैंने उसमें 20% प्रॉफिट ऐड करना है, तो 20 रुपए, तो मेरा इनवॉइस प्राइस कितना आ जाएगा 120। ये आया समझ में आपको? तो जब हम ब्रांच को माल भेजेंगे कितने में भेजेंगे 120 पे। अब इसका न्यूमेरिकली क्या चेंजेस आएगा ये समझते हैं। देखो चूंकि मैंने माल 120 में भेजा है तो ब्रांच को तो 120 की वैल्यू पता है, बट क्या इससे मेरा प्रॉफिट आ सकता है? नहीं, क्योंकि इसमें प्रॉफिट ऑलरेडी क्या है एडेड है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? 120 कैसे आया आप देख के बताओ। कॉस्ट सर 100 थी, प्रॉफिट मार्जिन सर कितना था 20, तो टोटल 120 आ गया। बट जब हेड ऑफिस अकाउंटिंग करेगा तो वो 120 पे थोड़ी करेगा। आपको कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल पता है, जब तक प्रॉफिट इनकर्ड नहीं हो जाता, एक्चुअल में हो नहीं जाता, तब तक हम उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। और अभी तो हमने माल बस भेजा है, माल बिकेगा, कितना पैसा आएगा, कितने डेटर्स डूबेंगे, अभी हमें कुछ नहीं पता। तो जब हम प्रॉफिट की कैलकुलेशन करेंगे तो हम प्रॉफिट की कैलकुलेशन हमेशा किस पे करते हैं कॉस्ट पे। तो चेंजेस क्या आएंगे ये समझते हैं। हमें फिर से क्या बनाना है अपना ब्रांच अकाउंट, और 4 चीजों में इसका रोल होता है, आप ध्यान रखना। सबसे पहला बैलेंस बीडी में याद करिए हमने स्टॉक लिखा था, स्टॉक किस पे होगा इनवॉइस प्राइस पे। दैट मींस कॉस्ट में प्रॉफिट का मार्जिन जुड़ा हुआ है, तो हमें इसे अनलोड करना है। जो लोडिंग अमाउंट इसमें ऑलरेडी एडेड है हमें उसको क्या करना है अनलोड। अब 2 तरीके आपको लग सकते हैं, या तो सर हम डायरेक्टली माइनस कर दें या हम अपोजिट साइड दिखा दें। तो हम डायरेक्टली माइनस ना करने की जगह हम अपोजिट साइड दिखाएंगे, बाय द नेम ऑफ स्टॉक रिजर्व। ब्रैकेट में लिखोगे लोडिंग ऑफ ओपनिंग स्टॉक। क्लियर? नेक्स्ट हमारा है, आपने पढ़ा था गुड्स सेंट टू ब्रांच, ये भी हमने किस पे भेजा होगा इनवॉइस प्राइस पे। दैट मींस इसमें भी प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो ऑलरेडी एडेड है। अगर हमें एक्यूरेट प्रॉफिट निकालना है तो इसे भी क्या करना पड़ेगा अनलोड करना पड़ेगा। तो हम इसको भी अपोजिट साइड में लिखेंगे, गुड्स सेंट टू ब्रांच, ब्रैकेट में लोडिंग अमाउंट। ध्यान रखना। अब यहां का तो कंप्लीट हो गया। क्रेडिट साइड में भी हमने 2 चीजें लिखी थी, याद करिए कौन कौन सी थी गुड्स से रिलेटेड, गुड्स सेंट टू ब्रांच, रिटर्न वाला पार्ट याद आया आप लोगों को? भैया जब माल भेजा था तो यहां था, रिटर्न करते हैं तो क्रेडिट में था, तो अब इसमें भी तो इनवॉइस प्राइस होगा, प्रॉफिट का एलिमेंट एडेड होगा, तो इसे भी ठीक करना है। अनलोड करने के लिए कहां डालेंगे अब डेबिट साइड, बाय द नेम ऑफ गुड्स सेंट टू ब्रांच, ब्रैकेट में लिखोगे लोडिंग ऑन रिटर्न, जितना भी माल रिटर्न हुआ उसका लोड। लास्ट आइटम ध्यान रखना, हमने बैलेंस सीडी लिखा था स्टॉक का, ये कौन सा स्टॉक है क्लोजिंग स्टॉक, ये कौन सा स्टॉक था ओपनिंग स्टॉक। अगर इसको हमने अनलोड किया तो इसे भी तो अनलोड करना चाहिए, हाँ या ना? बिल्कुल करना चाहिए। तो क्या लिखेंगे टू स्टॉक रिजर्व, ब्रैकेट में क्या लिखोगे लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक। सिंपल सी बात है, आपको 4 आइटम्स को ध्यान में रखना है, 2 आपके डेबिट साइड में होंगी और 2 आपके क्रेडिट साइड में होंगी। डेबिट में क्या क्या होगा ध्यान रखेंगे, ओपनिंग स्टॉक और गुड्स सेंट टू ब्रांच। क्रेडिट में 2 चीजें कौन कौन सी होती है, गुड्स सेंट टू ब्रांच रिटर्न वाला पार्ट और क्लोजिंग स्टॉक। इन चारों आइटम को हमें अनलोड करना है। अनलोड करने के लिए जो डेबिट में था उसका लोडिंग अमाउंट क्रेडिट साइड में पोस्ट करना है, और जो क्रेडिट वाली आइटम्स हैं उनका लोडिंग अमाउंट डेबिट साइड में पोस्ट करना है, और चारों आइटम्स आपके अनलोड हो जाएंगे और आप अपना एक्यूरेट प्रॉफिट नेट प्रॉफिट निकाल सकते हो। अब मुद्दा ये आता है सर अनलोड वाला पार्ट निकालें कैसे, सर हमें कैसे पता। यहां तो सर सिंपल था, सर आपने बोला भी कॉस्ट 100 रुपए है, प्रॉफिट 20 रुपए है, तो अगर मान लो मैंने यहाँ पे 120 में दिखाया है तो 120 यहां था तो उसका लोडिंग अमाउंट कितना आ गया 20। बट डायरेक्टली हम कैसे निकाल सकते हैं, तो अब हमें इसको सीखना है। इसके लिए देखिए
समझते हैं, अगर कोई चीज ऑन कॉस्ट हो और ऑन इनवॉइस प्राइस हो, अगर मान लेते हैं प्रॉफिट एट द रेट 20% बोलता है, तो कॉस्ट का कितना हो जाएगा आप बताइए, 20/100। क्लियर है? बट जब हम इनवॉइस प्राइस की बात करेंगे, इनवॉइस प्राइस का मतलब क्या होता है, आप कॉस्ट में प्रॉफिट को ऑलरेडी ऐड कर चुके होते हो, तो यहां पे क्या होगा, 20/120। यहां तक समझ में आ रहे हैं आपको? अगर यही 50% मान लेते हैं प्रॉफिट हो, ऑन कॉस्ट में क्या आएगा, 50/100। बट ऑन इनवॉइस प्राइस में वो क्या हो जाएगा, आप इनवॉइस प्राइस का मतलब क्या था, याद करो, प्रॉफिट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट जी हमारा 100 है, प्रॉफिट अगर 50 मान लेते हैं तो इनवॉइस प्राइस 150 है, तो ये बन जाएगा 50/150। बेसिकली इनवॉइस प्राइस निकालने का आपको फॉर्मूला दिख रहा है, अगर ऑन कॉस्ट हो तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, बट अगर ऑन इनवॉइस प्राइस हो तो आप इसका एक फॉर्मूला आप समझ सकते हैं, रेट अपॉन में 100 प्लस रेट। आप इसको यहां भी देख सकते हैं अप्लाई हुआ है, यहां भी देख सकते हैं अप्लाई हुआ है। अगर आप कोई और एग्जांपल लेते हैं, मान लो प्रॉफिट 25% है, ऑन कॉस्ट बोलता है तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 25/100। बट इनवॉइस प्राइस पे आ जाओ, इनवॉइस प्राइस कैसे आएगा, कॉस्ट तो 100 है, प्रॉफिट 25, ये कितना हो जाएगा, 125। अगर आप इसको सोल्व करो, 25/125। कोई डाउट? तो 100 में उस रेट को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, कब, अगर ऑन इनवॉइस प्राइस बोले। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। होपफुली आपको मैंने जो भी करवाया वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में इसके एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के ऊपर लेकर आऊंगा, जिसमें आपको ये सिखाया जाएगा कि इन वैल्यूज को न्यूमेरिकली कैसे अप्लाई करना है। तब तक के लिए आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।